नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए फर्स्ट ईयर में चोल राजवंश के प्रांतीय शासन, स्थानीय शासन, चोलकालीन कला, साहित्य आदि का अध्ययन करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था कि चोल राजवंश दक्षिण भारत का एक विशाल राजवंश था। उनके पास केंद्रीय व्यवस्था से लेकर ग्राम स्तर की व्यवस्था मौजूद थी। चोलों के पास योग्य अधिकारी व मंत्री थे। उनके माध्यम से चोलों ने एक सुव्यवस्थित साम्राज्य की स्थापना की थी। उनके पास शक्तिशाली थल सेना और नौसेना भी थी। चोल शासकों ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में बांटा हुआ था। किसमें बांटा हुआ था? प्रांतों में। और प्रांत में प्रांतपति की नियुक्ति चोल सम्राट द्वारा अपने में से, अपने परिवार के, राज परिवार के सदस्यों में से योग्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था। जो योग्य व्यक्ति होता था वह प्रांतीय व्यवस्था को संभालता था। प्रांतों से छोटी इकाई चोल काल में मंडलम कहलाती थी। मंडलम से छोटी इकाई वलनाडु या नाडु, जिसे हम जिला स्तर की इकाई मान सकते हैं। नाडु से छोटी इकाई कुर्रम कहलाती थी। कुर्रम बहुत से गांवों का समूह, अर्थात अपन तहसील स्तर की इकाई, पंचायत समिति स्तर की इकाई मान सकते हैं। और प्रशासन की सबसे छोटी कड़ी ग्राम पंचायत थी। ग्राम पंचायत में गांव के वयोवृद्ध व्यक्ति मिलकर व्यवस्था संभालते थे। ग्राम को व्यवस्था संभालने के लिए स्वायत्तता प्रदान की गई थी। इस तरह चोलों ने अपने साम्राज्य को विकेंद्रीकरण करते हुए छोटे छोटी इकाइयों में बांटते हुए व्यवस्था चलाई थी, जो काफी पॉपुलर रही थी। अब हम देखते हैं स्थानीय प्रशासन, बहुत इंपॉर्टेंट है। चोलों के शासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता स्थानीय प्रशासन को माना जाता है। स्थानीय प्रशासन में वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो नगर पालिका,
नगर परिषद, नगर निगम एवं ग्राम पंचायत। चोलों ने अपने नगरों, शहरों व गांवों की व्यवस्था को चलाने के लिए उसे छोटे छोटे भागों में विभाजित किया और उन नगरों में विभिन्न समितियों के माध्यम से निर्वाचित योग्य सदस्यों के माध्यम से वर्तमान की तरह ही नगर की व्यवस्था का संचालन किया जाता था। चोल शासकों ने ग्रामों में और नगरों में शासन प्रबंध के लिए स्वायत्तता प्रदान की हुई थी। उन्होंने विभिन्न नगरों की व्यवस्था को चलाने के लिए पुर, सभा, महासभा और नगरम आदि में विभाजित किया था। पुर, सभा, महासभा और नगरम जो समितियां होती थी, इनके सदस्यों के लिए शैक्षणिक योग्यता, आर्थिक योग्यता और नैतिक योग्यताएं तय की हुई थी और इनके निर्वाचित जो सदस्य थे, उन निर्वाचित सदस्यों को पेरुमक्कल कहा गया था। याद रखना भाई, ये जो समितियां, पुर, सभा, महासभा, नगरम, इनके निर्वाचित सदस्य थे, उन सदस्यों को पेरुमक्कल कहा गया था। ये सदस्य समितियां जो होती थी, इनको वोरियम कहते थे और वोरियम के निर्वाचित सदस्यों को पेरुमक्कल कहते थे। अब इन समितियों के क्या क्या कार्य होते थे, तो उस समय के अनुसार प्रत्येक समिति को अलग अलग कार्य दिया हुआ होता था। जैसे सिंचाई व्यवस्था का कार्य, भूमि का विवरण, लगान एवं करों की वसूली, मंदिरों की देखरेख, न्याय व प्रशासनिक कार्यों को करने का दायित्व इन्हीं ही पुर, सभा, महासभा या नगरम के पास होता था। इनके निर्वाचित सदस्य पेरुमक्कल कहा जाता था। इन समितियों को वोरियम कहते थे और ये इस तरह के कार्य हैं वो करती थी। पुर जो होती थी, उसमें सामान्य व्यस्त व्यक्ति जो चोल शासकों को कर देते थे, ऐसे व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता था। सभा महासभा में सिर्फ ब्राह्मण सदस्यों को ही लिया जाता था
और इन सब समितियों व सदस्यों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की हुई थी। निर्णय लेने में ये स्वतंत्र थी। ठीक, तो हम मान सकते हैं कि चोलों ने स्थानीय प्रशासन को बढ़ावा दिया और एक सुव्यवस्थित व्यवस्था के माध्यम से शासन का संचालन किया था। अब देखिए चौल कला में, तो देखिए चौल काल में पौराणिक शैव एवं वैष्णव धर्मों का पुनर्जागरण हुआ था। किसका हुआ था? शैव और वैष्णव धर्म का। शैव को नयनार और वैष्णवों को आलवार कहते थे। शैवों को नयनार और वैष्णवों को आलवार कहते थे। चोल शासक कला व साहित्य प्रेमी थे। इस कारण उन्होंने कई विशिष्ट मंदिरों आदि का निर्माण भी करवाया था। हालांकि चौल शासक शैव धर्म के उपासक थे, फिर भी उन्होंने भगवान विष्णु एवं बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था। चौल शासकों ने पाषाण की मूर्तियां, धातु कला, मंदिर कला शानदार तरीके से निर्मित की थी। उन्होंने विभिन्न योग्य शासकों ने कई ऐसे मंदिर बनवाए थे जिनमें राजराज का बृहदेश्वर मंदिर, राजेंद्र प्रथम का गंगेकोंड चौलपुरम मंदिर, नर्तमलई का विजयालय चौलेश्वर मंदिर, ये वास्तुकला के श्रेष्ठ नमूने माने जाते हैं। अब इन मंदिरों को गोपुरम, मंडप, मंदिर के आगे आंगन, वर्गाकार विमान की आकृतियां, शानदार अलंकृत स्तंभ से निर्मित किया था। और इनकी इसी व्यवस्था से प्रभावित होकर प्रसिद्ध इतिहासकार पारसी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण राजराज ने करवाया था, इस मंदिर को भारतीय वास्तुकला का निकष कहा था। भारतीय वास्तुकला का निकष कहा था। कौन से मंदिरों को? पारसी ब्राह्मण ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को। इसके अलावा चौल काल में भगवान विष्णु, शिव के रूप नटराज, राजा रानियों की मूर्तियां, पाषाण मूर्तियां, कांस्य मूर्तियां, अष्टधातु की मूर्तियां आदि भी निर्मित की गई थी। चौल काल में अजंता के चित्रों की भांति मंदिरों पर कई ऐसे चित्र भी हैं वो बनाए गए थे। इसी तरह चौल कला का प्रभाव इंडो चाइना
और सुदूर पूर्व देशों में भी देखने को मिला था। सुदूर पूर्व देशों में जो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर इन्हीं चोल शासकों के समकालीन बनाया गया था, इनसे प्रभावित होकर बनाया गया था। तो इनकी कला का प्रभाव है वो वहां पर भी देखने को मिलता है। चोल शासकों ने मंदिरों में भगवान शिव विष्णु की अलंकृत मूर्तियां लगवाई, चित्र बनवाए, जो उनकी स्थापत्य कला, शिल्प कला और चित्रकला को दर्शाता है। इसके अलावा चोल शासकों की साहित्य में अत्यधिक रुचि थी। चोल शासकों का राजकीय धर्म शैव एवं भाषा तमिल थी। इस कारण उनके दरबार में तमिल के विद्वान शोभा बढ़ाते थे। संगम साहित्य में भी चोल शासकों ने कई ग्रंथ हैं वो लिखवाए थे। इन्हीं विद्वानों में तमिल के प्रसिद्ध कवि कंबन, जो चोल शासक कुलोतुंग के दरबार में थे और कुलोतुंग के दरबारी कवि होते हुए उन्होंने रामावतार यानी तमिल रामायण की रचना की थी। और इनके अलावा भी बहुत से कवियों ने इनके दरबार में रहकर विभिन्न पुस्तकों का निर्माण है वो किया था। इन तमाम तथ्यों के आधार पर हम मान सकते हैं कि चोलकालीन स्थानीय व्यवस्था, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, वास्तुकला, शिल्पकला, साहित्य आदि को श्रेष्ठता प्राप्त थी। धन्यवाद।